Hello. Very good morning, dear students. Welcome back to Sujdeva's Chemistry's classes. और फिर आपने कल क्या पढ़ा था? राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट में हमने कल जो फार्मूला ड्राइव किया था वो कौन सा फार्मूला ड्राइव किया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट. ये आपने ड्राइव करा था, या मतलब ये इसकी डेफिनेशन मैंने दी थी. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट. तो अगर आपने टोटल प्रेशर निकालना हो तो हमने पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स जो हैं उनको ऐड कर देना, तो आपका टोटल प्रेशर जो है आ जाएगा. लेकिन आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी इस तरह के लेने हैं कि जो एक दूसरे के साथ मिसिबल हो. तो ये आपने पढ़ा था कल, मैंने रिवाइज करा दिया. तो इसमें जो सल्यूट हमने कल लिया था वो क्या था? वॉलेटाइल था. ठीक है. और बाय चांस हमने कंपोनेंट और ए और कंपोनेंट बी दोनों ऐसे लिए थे जो कि वॉलेटाइल थे. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का जो राउट लॉ है, हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. यानी कि सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है पर जो सल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है. तो जो वेपर्स बनेंगे वो सॉल्वेंट के ही बनेंगे ना, सल्यूट के तो बनेंगे नहीं, क्योंकि सल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है. तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन के वेपर्स होंगे उसमें सल्यूट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. तो अज्यूम कर लीजिए ये आपका सॉल्वेंट है. ठीक है, ये इसके वेपर्स हैं और सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है. ठीक है. अब आपने इसमें क्या किया? इसमें आपने सॉल्वेंट तो आपका वोलाटाइल है और जो सल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है. तो ये लेकिन बन क्या गई? सॉल्यूशन बन गई. सॉल्यूशन बन गई ना, क्योंकि इसमें तो प्योर सॉल्वेंट था. इसमें हमने ये जो सिचुएशन ए है या इमेज ए है, इसमें तो सिर्फ सॉल्वेंट है. तो इसके जितने भी वेपर्स हैं या इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से है. अब हमने जो सॉल्वेंट हमारा है वो वॉलेटाइल है और इसमें जो सल्यूट डाल दिया है वो नॉन वॉलेटाइल डाल दिया है. ये राउट्स लॉ का सेकंड केस है. अब ये जो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है ये तो वेपराइज करेगा नहीं, तो लेकिन सॉल्वेंट प्लस सल्यूट जो है वो क्या हो जाती है? सॉल्यूशन हो जाती है. तो ये कंटेनर बी में हमारे पास सॉल्यूशन है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वेपर्स का नंबर कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो सल्यूट है वो खुद तो वेपराइज नहीं होगा और वो सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और उसके वेपर्स को भी थोड़ा ऊपर नहीं जाने देगा और उस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे वेपर्स का नंबर डिक्रीज कर जाएगा. लेकिन ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, वो किसका वेपर प्रेशर कहलाएगा या वेपर्स किसके कहलाएंगे? सॉल्यूशन के, क्योंकि आपने इसमें सल्यूट ऐड किया हुआ. बेशक वो सल्यूट वॉलेटिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता और वो नॉन वॉलेटाइल है. इसका मतलब कि
वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो इस केस में वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है, लेकिन अब उसे वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी ऐड है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पीएस के साथ लिख लेते हैं। तो राउट लॉ की जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेपर्स हैं वो बेसिकली सॉल्वेंट की वजह से हैं, सॉल्यूट की वजह से तो नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर्मुलेशन आ गई, पी एस इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया, क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अब हमारे पास आ गया पी एस इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके दी, पी एस इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो बेशक सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वॉलाटाइल है और वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डाल देते हो बन तो वो सॉल्यूशन ही जाती है। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वही वेपर प्रेशर जो है वो किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ व्हाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज जितना भी वेपर प्रेशर बना है या जितने भी वेपर्स बने हैं वो सॉल्वेंट की वजह से बने हैं, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है कि इस पी नॉट को पी एस के नीचे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, मैथमेटिकली है अब, पी नॉट को पी एस के नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन। तो ये आ गया पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 2 का, इसमें इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट काम कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर्स हैं, सल्यूट के तो वेपर्स ही नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। चलो, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि अगर आपको कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के केस में, तो आपने कहना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के केस में दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सल्यूट काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब इक्वेशन 2 पे दोबारा आ जाते हैं, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन। तो एक्स वन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल होता है, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम चैप्टर की शुरुआत में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब जो ये मैंने डायग्राम बनाई थी इसमें मैंने बताया था कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसके वेपर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है,
एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन के, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला हुआ है। तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर में या वेपर्स के नंबर में डिक्रीज़ आया है, वो किसकी वजह से आया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आया है। और ये जो फार्मूला है इक्वेशन नंबर 3 का, ये शो कर रहा है पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको सॉल्यूट के इक्वल करना है किसी तरह से। तो उसके लिए बस एक ही तरीका है कि ये थर्ड इक्वेशन को दोनों तरफ से ऑन बोथ द साइड्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन, यूनिटी से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वन। तो वन माइनस एक्स वन किसके इक्वल होता है? एक्स टू के। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज़ आया है, वो किसकी वजह से आया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आया है। और ये क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। तो इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, और एक्स टू किसके इक्वल होता है? एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो ये था राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसमें जो पी नॉट माइनस पी एस है, इट इंडिकेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं उनका नंबर डिक्रीज कर गया। तो इसलिए पी नॉट माइनस पी एस जो है उसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी कि अब इस टर्म के बारे में बता रहे हैं, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम सोल्यूशन के वेपर्स को सॉल्वेंट के वेपर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया, किसके कंपैरेटिवली? प्योर सॉल्वेंट के। तो इसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के साथ इंडिकेट किया जाता है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वजह से है, या दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। I hope you understand. So conclusion, read it like this: the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute. या आप सिंपली कह सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए ना, कि relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, and this mole fraction of solute is equal to what? This mole fraction of solute is basically non-volatile. आई एम श्योर कि मैंने जितना काम आपको करवाया, सिर्फ एक पेज ही पढ़ाया, पर मैंने इसके लिए 13.5 मिनट लिए हैं। तो इस 13.5 मिनट में आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। ठीक है? नहीं तो आप वीडियो को रीकैप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं कि क्यों ना हम राउट लॉ और हेनरी लॉ का कंपैरिजन कर लें। तो राउट लॉ और हेनरी लॉ का जब कंपैरिजन करना है, तो हम देख लेते हैं कि राउट लॉ में कहा गया कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कोई भी ए या बी या सी या डी, मतलब ये मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि राउट लॉ बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर स्टडी किया गया है, यानी कि जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ए और बी, या एक्स और वाई, या वाई और जेड, या पी और क्यू, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। हमने इसको कन्वीनियंटली ए और बी रख लिया है। तो हमने राउट लॉ में पढ़ा था, जो कि जिसमें सॉल्यूट वॉलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल हो सकता था, या दोनों ही वॉलेटाइल थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से,
या पी ए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। तो ये पी नॉट ए जो है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वैसे पी नॉट ए का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि पी नॉट ए जो है इट्स ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, यानी ए और बी को मिक्स करने से पहले, मतलब कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करने से पहले अलग अलग बीकर में जब पड़े हुए हैं ए और बी, उनका जो अपना वेपर प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। मतलब आपने ए और बी को अभी मिक्स नहीं किया, तो मिक्स करने से पहले कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। इसी तरह से जो कंपोनेंट बी अलग से बीकर में पड़ा हुआ है उसके जो वेपर्स हैं उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट। अब पार्शियल प्रेशर और प्योर स्टेट वाले कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो सॉरी एक्सक्यूज मी, जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट है वहाँ पे ये आप डिग्री का साइन लगा दीजिए, ये इंडिकेट करेगा इट्स ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। अब हम अपने असली टॉपिक पे वापस आते हैं, कंपैरिजन ऑफ राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। तो हेनरी, ये तो राउट लॉ हो गया, चलो हेनरी लॉ में कहा गया था कि जो सल्यूट है वो गैस की फॉर्म में है और उसको हमने किस में डिज़ोल्व किया हुआ है, लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया हुआ है, और उसकी इक्वेशन थी पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। तो देखा जाए तो इसमें के एच जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अदरवाइज इसमें भी पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो इसका मतलब कि राउट लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और हेनरीज लॉ में भी partial pressure of component A is directly proportional to mole fraction of component A। तो ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई, क्योंकि मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ तो नेचुरली मैं इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बारे में बात करूँगा। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों केसेस में, राउट लॉ में और हेनरी लॉ में, partial pressure of component A, partial pressure of component A is directly proportional to mole fraction of solute is directly proportional to mole fraction of solute। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस लेना चाहूँ तो डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर। इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो पी नॉट ए है, और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो, जिसको हमने कल के टॉपिक, परसों के टॉपिक में हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे और हेनरी कांस्टेंट के बारे में बार बार बात की थी। तो इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब डिफरेंस भी हमें पता चल गया, सिमिलैरिटी भी पता चल गई। एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं। सिमिलैरिटी राउट्स लॉ और हेनरी लॉ में ये है कि दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और डिफरेंस दोनों में ये है कि राउट लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो पी नॉट ए है, और जो हेनरीज लॉ है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो के एच है। सो दीज आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, अच्छा बच्चे, एक चीज़ अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो +1 स्टैंडर्ड की है। तो +1 स्टैंडर्ड में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड
राउट्स लॉ। तो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा गया था? अब आपको, कई बच्चों को याद होगा डॉल्टन लॉ, कईयों को नहीं याद होगा। तो पहले हम डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसने कहा था कि जब दो या ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, से गैसेस जो हैं आर ए बी सी, ठीक है। तो उसने कहा था इन सच केस टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक कंटेनर में आपने ए बी सी को डाल दिया, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, डॉट 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 कर दिया अगर और भी गैसेस हैं। तो ये टोटल प्रेशर हो गया मिक्सचर का। लेकिन ये जो सारी गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तभी डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कहा गया जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को आप एक कंटेनर में मिक्स कर देते हो, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दिस इज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमने +1 में स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में पढ़ा था। ये मैंने डेलिबरेटली आपको बता दिया बिकॉज अब मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं ये टॉपिक आपको करा देता हूँ। तो वैसे आपकी किताब में नहीं दिया होगा, बट आप ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। प्लीज़ नोट डाउन दिस डेफिनेशन in your notebook also। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना प्लीज़ इसको, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन करा देता हूँ या रिलेशनशिप बता देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन डॉल्टन्स लॉ एंड राउट्स लॉ। तो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये जो हैं मेरे पास टर्म्स हैं, ये डॉल्टन लॉस के अकॉर्डिंगली हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये हमने +1 में ड्राइव करा था। इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए, मतलब जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट की बनी हुई है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की। तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर फॉर्म। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फॉर्म इज वाई ए एंड वाई बी। इसको एक्स ए एक्स बी नहीं लिखना। तो वाई ए, व्हाट इज वाई ए, इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ये हमने डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली +1 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो जो राउट लॉ है वो अभी अभी आपने पढ़ा, कल भी पढ़ा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी।
ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ए कंपोनेंट के लिए, सेकंड बी कंपोनेंट के लिए, लेकिन डाल्टन लॉ की इक्वेशंस हैं। थर्ड और फोर्थ ए और बी कंपोनेंट के लिए, लेकिन राउट लॉ की इक्वेशंस हैं। तो हम इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 जो है मतलब कंपोनेंट ए के लिए है, जो 3 है वो भी कंपोनेंट ए के लिए है। या अब 1 और 3 को इक्वेट कर सकते थे, या 2 और 4 को, क्योंकि 1 और 3 को इक्वेट करते हो तो ए और ए मिल जाएगा, 2 और 4 को इक्वेट करते हो तो बी और बी मिल जाएगा। 1 और 3 को क्यों इक्वेट करना है? क्योंकि एक इक्वेशन डाल्टन लॉ की होनी चाहिए, एक राउट लॉ की होनी चाहिए। तो चलो हम डाल्टन लॉ की इक्वेशन ले लेते हैं। तो डाल्टन लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये पी ए को छोड़ देते हैं, वाई ए इंटू पी टोटल, वाई ए इंटू पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फॉर्म को कैलकुलेट करना है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटू पी टोटल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। तो पी टोटल को वाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल दोबारा से बन गया। यानी हमने राउट लॉ की हेल्प से भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया। अगर 1 और 3 को इक्वेट करके आपका रिजल्ट वाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटू पी टोटल आता है, इक्वेशन 5, तो अगर आप इक्वेशन सेकंड और 4 को इक्वेट करोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली क्या आएगा, वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि वेपर प्रेशर ए का और बी का वेपर फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। और जब आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को राउट लॉ के साथ इक्वेट करते हैं, उनकी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो ये रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप आप राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट की जो कल का लेक्चर है उसमें मैंने एक क्या कहते हैं नोट्स लिखवाए थे। उसमें नोट 1 2 3 4 था ग्राफ के नीचे, तो वहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ इसका। एक मिनट होल्ड कीजिए ना। हाँ जी, ये ग्राफ मैंने कराया था ना, तो मैंने कहा था फॉलोइंग पॉइंट, ये ग्राफ मैंने पेज नंबर 25 पे कल आपको करवाया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा था फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड टू एक्सप्लेन राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। 1 था, फिर उसके बाद 2 था, 3 था, 4 था, फिर हमारे पास पेज नंबर 27 पे ये था, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, और पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, यही तो हमने ड्राइव करके दिया आपको। ये देखिए, ये पेज नंबर 27 है। तो पेज नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऑल्सो रेफर पेज 27। पेज 27 में तो बस फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्राइव कर दिया। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है एंड आई एम वेरी श्योर लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है बच्चा, तो कल हमने इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, आज आप ये कीजिए। होप you understood the lecture. In case you had a problem, please be in touch with me. Thank you very much. Love you all. Have a great day.